बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर आज चर्चा होगी। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग का जो नाम है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इसे ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं। अतः द्विवेदी युग जो है, उस समय वैसी रचनाएं लिखी जा रही थी जिसमें कहीं ना कहीं हमें नवजागरण का स्वर भी दिखाई देता है। नवजागरण अर्थात देश नए तरीके से जाग रहा था और आज़ादी के लिए निरंतर संघर्षरत था। तत्कालीन समय की जो विशेषताएं हैं वह हमें उस समय के समकालीन साहित्य में दिखाई देती है। अतः हम देखते हैं कि द्विवेदी युग की जो रचनाएं हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उनमें हमें राष्ट्रीय जागरण का स्वर भी दिखाई देता है। जैसे राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चिंता की बात जो उस समय के लिए आवश्यक थी, वह सभी बातें हमें उनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता थे। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता कहने का आशय है वे भारतीय संस्कृति की निरंतर जो दशा खराब होती जा रही थी उसे फिर से उठाने का प्रयास वे कर रहे थे और राष्ट्रीयता का अमर संदेश वाहक थे, अर्थात वे राष्ट्र निर्माण में निरंतर लगे हुए थे। हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वह अभी भी जारी है। भारत अभी भी एक बेहतर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर रहता है। तो यह जो प्रक्रिया थी वह भारतेंदु युग से प्रारंभ हो चुकी थी अच्छे तरीके से, लेकिन और उसका विकास जो है हमें द्विवेदी युग में दिखाई देता है। तो ये सारी विशेषताएं हमें मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में भी दिखाई देती है। डॉक्टर मनोहर लाल भार्गव जो हैं वे हिंदी सरिता में विकसित पंकज के समान मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं और माँ शारदा के अक्षय कोश में अनेक ग्रंथों की रचना करने वाला भी मैथिली शरण गुप्त जी को वे मानते हैं। उनका कहना है आधुनिक काल की जो कल कल वाहिनी अर्थात हिंदी सरिता में विकसित पंकज के समान अपनी कविता सुरभि को विकीर्ण करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में परिचित हैं। इस दीर्घजीवी कवि ने अपनी समृद्ध लेखनी से माता शारदा के अक्षय कोश में अनेक ग्रंथों की वृद्धि की है। अर्थात हमें शब्दों को रटना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वे मनोहर लाल भार्गव जो है वे मैथिली शरण गुप्त जी की किन विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिससे हिंदी का विकास आगे बढ़ता गया है। फिर आते हैं कि जो काव्य संसार है, इन्होंने किन किन रचनाओं को लिखा है। तो पहली पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी की रंग में भंग है, भारत भारती 1912 में, पंचवटी साकेत 1931 में, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। इसके पश्चात हम आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। उसमें भाव पक्ष का वर्णन किया जाएगा। भाव पक्ष में हम कहेंगे कि उनकी रचनाओं की विषय वस्तु क्या थी, अर्थात वे किस विषयों पर रचनाओं को लिखते थे। और एक आता है कला पक्ष, अर्थात वह किस रस, छंद, अलंकार, प्रतीक, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो वह कला पक्ष कहलाता है। जबकि भाव पक्ष उनकी भावनाएं किस तरह से अपनी लेखनी में अभिव्यक्त होती थी उससे संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभक्त कवि थे। राष्ट्रीयता की जो धारा भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई थी उसका विकास द्विवेदी युग में और अधिक हुआ और उसके प्रमुख लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हमें पता ही है कि गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उसका कारण भी वही है कि जिस तरह से वह भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे थे, इससे इसी कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया। रचना से हम उदाहरण में कुछ पंक्तियों को लिख सकते हैं और पंक्तियों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा जिससे वह अन्य पैराग्राफ में अलग नजर आए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। दूसरा पॉइंट आएगा भाव पक्ष में भारतीय संस्कृति और अतीत के प्रति मोह। तो भारत को वे विश्व गुरु मानते थे और भारतीय संस्कृति, आदर्श और भारतीय मर्यादा जो है उसका प्रसार करने का अपनी लेखनी में अपनी लेखनी द्वारा उसका प्रसार करते थे। और
विश्वगुरु कहने का आशय उनका यह था कि संसार को सबसे पहले हमने ही शिक्षा दान की है, व्यापार की और व्यवहार की और विज्ञान की। तो इस तरह से भारत भारती में वे बता रहे हैं कि भारत जो है, जो आज अपनी दशा अपनी बेहतर दशा में नहीं है, लेकिन एक समय हमें विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था और संसार को हमने शिक्षित करने का कार्य किया है, व्यापार में भी और विज्ञान में भी। भाव पक्ष में अगला बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक। वे समाज में मानव की जो पीड़ा है उसे व्यक्त करते थे। उनकी रचनाओं में आदर्शवाद अवश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आदर्शवाद समाज को एक संदेश देने के लिए है कि समाज को किस दिशा में ले जाना है। वे अपनी रचना में कहते हैं, मैं नहीं शांति संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अर्थात वह एक किसी काल्पनिक जगत की कल्पना नहीं कर रहे हैं आदर्श में, बल्कि वह उस आदर्श को यथार्थ रूप में देखना चाहते हैं जिससे देश आगे बढ़ता रहे। राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते ही थे वे, क्योंकि उनकी रचना स्वयं राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने से संबंधित होती थी। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं भारत भारती में रंग में भंग और साकेत, ये 3 रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण हमें आसानी से देखने को मिलता है। अंग्रेजी साम्राज्य का जो अत्याचार भारत भर में फैला हुआ था, उसका उदाहरण लेते हुए कहते हैं, ओ सत्ता मदमत आज भी आंखें खोल अभागे, वह साम्राज्य स्वप्न जाने दे, जाग स्वप्न अब आगे। सामाजिक दशा का चित्रण भी उनकी रचनाओं में दिखाई देता है और समाज में जिस तरह की विषमता फैली हुई थी उससे वे काफ़ी निराश थे और चाहते थे कि जनता में चेतना जो है वह जागृत हो, जिसके कारण वह आज़ादी के लिए प्रेरित हो सके। साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि रचनाओं में भी सामाजिक जीवन के चित्रण है और वे आदर्श स्थापना का प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में, आचार में कुछ भेद हो जाने पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें कौन सुख मिलता नहीं संसार में। इस तरह से हम देखेंगे कि भाव पक्ष में उनकी जो रचना का विषय है उसका उल्लेख किया जा रहा है और मैथिली शरण गुप्त जो है वे किस तरीके से अपनी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति व अतीत के प्रति जो मोह है उसको उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इनकी काव्यगत विशेषताओं की अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।